ओके, सो बैठ, ये बैठ। अभी अपन क्या कर रहे, लेसन नंबर 3। अभी आएंगे सबके बाप बदमाश, ब्रिटिशर्स। कौन कौन आ गए अभी तक? पोर्तुगीज आ गए, डच आ गए, अब कौन आएंगे? ब्रिटिशर्स। देखो क्या था, 15वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज निकल चुके थे। 1498 तक आते आते दे रीच द इंडियन कोस्ट, और पोर्तुगीज ने अपनी होल्ड बना ली थी। 16वीं सेंचुरी में आते आते यू विल सी कि 15 से आगे, जब 15वीं सेंचुरी में जब पोर्तुगीज आए, 16वीं सेंचुरी में डच भी आ चुके थे। तो डच लोगों ने भी अपनी होल्ड बना ली थी। और 16वीं सेंचुरी में अगर तुम कंपेयर करोगे डच एंड पोर्तुगीज को, अगर तुम कंपेयर करोगे इंग्लैंड के साथ में, सो इंग्लैंड वर रिलेटिवली पुअर एज कंपेयर टू डच एंड पोर्तुगीज। लेकिन इन लोगों ने क्या देखा, इन्होंने देखा कि भैया हमारे जो नेबर लोग हैं, हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, वो तमाशे कर रहे, हम क्यों नहीं करेंगे यार? हाँ थे ना, अरे बात सभी जगह पे किंगशिप थी। तो पोर्तुगीज में नहीं थी क्या? डच वालों के पास में नहीं थी क्या? डेमोक्रेसी कहां पे आई थी? कहीं पे नहीं आई थी तो इनके पास भी। पार्लियामेंट बन गया था, मैग्ना कार्टा जब बना 1215 में, उसके कुछ ही सालों के बाद में, मतलब 1 सेंचुरी के बाद में पार्लियामेंट, 1-2 सेंचुरी के बाद में पार्लियामेंट सिस्टम आ गई थी। लेकिन दे वर रूलिंग इन द नेम ऑफ एलिजाबेथ ना, एलिजाबेथ द 1, 2 की अभी मरी, 2, 1 तो थी ना। सो दे वर स्टिल रूलिंग अंडर द नेम ऑफ एलिजाबेथ 1 और एनी ऑफ इट। हुआ ऐसा कि 1553 में इन्होंने बोला, भैया बोले एक कंपनी बनानी पड़ेगी जो हमारे तरफ से जाएंगी। इसका नाम था द मस्कोवी कंपनी। द मस्कोवी, क्या बोला मैंने? द मस्कोवी कंपनी। द मस्कोवी कंपनी इन्होंने फॉर्म की, और इसी का नाम आगे जाके पड़ा मर्चेंट एडवेंचरर्स टू न्यूलैंड्स। समझा? हा? और अब क्या था, अब ध्यान से समझना, वो लोग कहां घुसे थे? पोर्तुगीज लोग, डच लोग आते बराबर इंडिया में नहीं आए, कहां घुसे थे? आते आते इंडोनेशिया में गए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा किया। इनको जब ये बात पता चली कि जैसे में तुम समझो ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है? अफ्रीका, और यहां पे क्या है? इंडिया। तो इनको जब एक बात पता चली कि ये वाला जो रूट है केप ऑफ गुड होप, और ये ठीक है, यहां से आने का रास्ता नहीं था, जहां पे अरेबियन से कैप्चर करके रखा था, और ये तुम्हारा ऊपर से जो है तुम्हारा लैंड रूट है। तो ये जो रूट था, ये अरेबियन सी वाला, यहां पे पूरा इंडियन ओशन, ठीक है, इसको कैप्चर करके रखा था पोर्तुगीज लोगों ने। इनको पता था कि साला इनकी मोनोपोली है, ये किसी के बाप को आज के जमाने में आने तो देंगे नहीं, फिर करे तो करे क्या? हुआ क्या, 1560 के दशक में, मतलब उन्हीं के दशक में, इनके यहां पे पायरेट्स थे। पायरेट्स यानी भी वो वाले पायरेट्स नहीं
जो तुम लोग पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में देख रहे हो, इनके पायरेट्स को ये लोग बुकानीर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? बुकानीर्स। बुकानीर्स का मतलब क्या था? ये वो पायरेट थे जो स्पेन की जहाजों पे और आजू बाजू के जितने भी पोर्तुगीज या फिर स्पेन की जो जहाज जाते थे, उन जहाजों पे ये जाके रेड मारते थे, वहां से प्रॉफिट लेके आते थे। किसके लिए? कंपनी, इंग्लैंड के लिए। ठीक है। तो हुआ क्या, 1560 में, नहीं यार, 1560 में फ्रांसिस ड्रेक करके इनका एक बुकानीर था, फ्रांसिस ड्रेक्स करके इनका एक बुकानीर था। इनने बोला कि मैं पूरी, क्योंकि अभी 1560 आ गया, तो 50-60 साल के बाद यूरोप में वैसे ही शिप सबके पास आना शुरू हो गई थी अच्छी वाली। फ्रांसिस ड्रेक ने बोला कि बोले मैं पूरे पूरे ग्लोब का चक्कर मारूंगा, तुम मेरे को अगर ऐसा जाने नहीं देना ना, मैं ऐसे निकलूंगा और ऐसे ऐसे पूरा जाऊंगा, बोले मतलब यहां से ऐसा घूम के ऐसा ऐसा पूरा चक्कर मारूंगा, कैसे भी मारूंगा, ऐसे मारूंगा, कैसे मारूंगा, लेकिन पूरा ग्लोब घूमूंगा, बोले मैं। तो इसने मन बना लिया। अब क्या हुआ, फ्रांसिस ड्रेक ने तो बना दिया मन, और इनका कहना यह था कि एक तो ये करो या फिर दूसरी चीज इसको भेजो, लेकिन इंडिया पहुंचना है। इंडिया कैसे पहुंचेंगे? जैसे ये तुम्हारा यूरोप, ठीक है, यहां पे आता है तुम्हारा आर्कटिक ओशन, ठीक है, और ये सपोज करो तुम्हारा रशिया है, फिर से बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ये सपोज करो तुम्हारा यूरोप है, यहां पे आता है तुम्हारा आर्कटिक, यहां से समथिंग रशिया आएगा, सही है, ये आएगा तुम्हारा अफ्रीका, यहां पे नियर अबाउट आएगा तुम्हारा इंडिया, ठीक है, इंडिया, यूरोप, अफ्रीका, आर्कटिक। इनका बोलना था यहां पे समथिंग वो आती है इंग्लैंड तुम्हारी, हम यहां से निकलेंगे, यहां से घूम के जाएंगे और इंडिया पहुंचेंगे ऊपर से, आर्कटिक वाला रूट। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल हुआ क्या? नहीं। लेकिन जो तुम्हारा फ्रांसिस ड्रेक गया, वो सक्सेसफुल हो गया। वो यहां से घुसा ऐसा 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 गोल घुमा ऐसा, फ्रांसिस ड्रेक वहां पे सक्सेसफुल हो गया, ग्लोब का चक्कर लगाया उसने, और उसको पता चल गया कन्याकुमारी से होके गया वो। अब जब फ्रांसिस ड्रेक्स आया तो तुम्हारे जो, ये नाम याद रखना, ठीक है, 1591 में जेम्स लैंगस्टर करके एक, सर जेम्स लैंगस्टर करके, सर लगाना इनके सामने वो आदरपूर्वक नहीं रहता है, उनके हिसाब से आदरपूर्वक है, ठीक है, तू जेम्स लैंगस्टर बोल या फिर सर बोल, जो बोलना है बोल। तो वो जो सर जेम्स लैंगस्टर थे, अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है, इनने क्या बोला कि मैं इंडियन ओशन में वॉयज लेके जाऊंगा, बोले, और कैसे लेके जाऊंगा, जो रूट उसने उसको बताया उसी रूट से मैं जाऊंगा वाया इंडियन ओशन, ठीक है। तो सर जेम्स लैंगस्टर वहां पे लेके आए, और इन्होंने क्या किया, ये भी सबसे पहले 1590 में निकले, 1593 में ये कन्याकुमारी पहुंचे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यह है तुम्हारे कन्याकुमारी, ठीक है, मलेशिया, मतलब वाया होते होते गए सब, और वहां से होते हुए वो अपने इधर गए, तो सी रूट इनको मिल गया। और इन्होंने क्या किया, 1600 में एक कंपनी स्टैब्लिश की, जिसका नाम इन्होंने दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। वही जो तुम्हारी कंपनी थी पहले, है ना, क्या नाम था उसका? नहीं, हाँ, मर्चेंट एडवेंचरर्स ऑफ न्यूलैंड। इन्होंने लंदन में इसको मर्ज कर दिया, क्या समझा, इसी को मर्ज कर दिया,
और EIC, दो कंपनियां मिल गई और इसी का नाम एक पड़ा EIC। और इनको फिर मिल गया रॉयल चार्टर। क्या मिला इनको? रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर ये था कि इनको 15 साल की मोनोपल्ली मिल गई, 15 years ऑफ मोनोपल्ली टू EIC के अलावा, क्या बोल रहा मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी आके इंडिया में धंधा नहीं कर सकता। कौन करेगा? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इनका रूल यह था कि हम लोग, हमारे ऊपर कोई भी वोएज नहीं लगाएगा, कोई कस्टम नहीं लगाएगा। जिस तरह से हमको धंधा करना है उसी तरह से धंधा करेंगे। जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, जहां मेरा मन करेगा मैं वहां बैठूंगा, और मैं घर के निकलने से भी नहीं डरता। जो करना है कर लो। ये बन गए पुनीत सुपरस्टार, बिग बॉस के घर के अंदर वाले। लेकिन सक्सेसफुल एक दिन में निकले नहीं, बहुत लंबे समय कर रहे। तो इन्होंने बोल दिया भैया कि हम लोग जो है हम तो करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि तुम्हारा ईस्ट इंडीज में हम लोग धंधा करेंगे। बोले कहां पे करेंगे? ईस्ट इंडीज में। अब ईस्ट इंडीज क्या था? ईस्ट इंडीज यानी कि ईस्ट में रहने वाली पूरी जगह। इनको ईस्ट इंडीज यानी क्या लगता था? ये जो तुम्हारा अफ्रीका है, यहां पे जो तुम्हारा केप ऑफ गुड होप है, और ये जो तुम्हारा अरेबियन सागर है, और ये जो इंडिया का सदर्न भाग है, इसको पूरा ईस्ट इंडीज समझा जाता था। ऐसा कोई डिफाइंड नहीं था। वो एक तरह से एम्बिग्यूअस वर्ड था जिसका कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं था। तो इन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। अफ्रीका में भी धंधा करते थे, इधर भी किसी को आने नहीं दिया, और इधर के सेक्शन में भी किसी और कंपनी को आने नहीं दिया। वो जो एम्बिगस वर्ड था, उस एम्बिगस वर्ड का इन्होंने पूरे का पूरा फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? कि भैया धंधा करेंगे तो हम ही करेंगे। और लंदन में इन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस बनाया, और आलीशान, बहुत आलीशान, मतलब इतना आलीशान कि राजा के महल के बाद कोई बिल्डिंग अगर होंगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन की बिल्डिंग होगी। इतनी माहौल, गजब बिल्कुल। गूगल पे एक बार फोटो देखना उसका, गजब बिल्कुल, गजब बिल्डिंग। इसके बाद में क्या हुआ कि इनको जो सोवरेन रॉयल्टीज मिली, उस रॉयल्टीज में क्या हुआ? एम्बिगस वर्ड था ईस्ट इंडीज, इन्होंने पूरा फायदा उठाया। इन्होंने क्या किया? जूरिसडिक्शन अपने अंडर में। और कैसा जूरिसडिक्शन? सपोज करो कोई इंडियन बिजनेसमैन है, अगर वो किसी और कंट्री में ये कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो इंडिया से उसने रूल क्या किया कि अगर कोई भी बंदा उस कंट्री में आया, वो अगर हमारे जूरिसडिक्शन में आया, तो उसके ऊपर रूल भी हम बनाएंगे, भले वो कंपनी के काम करे ना करे। तो इंग्लैंड का अगर कोई व्हाइट बंदा इंडिया में आता है, या फिर ईस्ट इंडीज के किसी भी सेक्शन में आता है, उसके ऊपर ज्यूरिडिक्शन किसका रहेगा? कंपनी का रहेगा। हम लोग फोर्ट बना सकते हैं, हम लोग ट्रीटी साइन कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम लोग वॉर वेज कर सकते हैं, हमको जो लगा हम वो करेंगे। हाँ सेम। लेकिन यहां पे तुमको एक बात समझनी होगी, यहां तक कि इन्होंने ये कह दिया कि हम अपने कंपनी के सिक्के बनाएंगे बोले। इसीलिए तुमको यहां से क्या समझ में आता है कि एक अच्छा संविधान होना क्यों जरूरी है। अगर तुम कहोगे कि देश धर्मशास्त्र से चलेगा, तो धर्म एक श्लोक के 40 मतलब निकालते लोग, तो फिर किसका मतलब सुनोगे तुम? तो जिस समय में तुम ये कह रहे हो कि हम गीता के हिसाब से चलेंगे, कोई कह रहा है मनुस्मृति के हिसाब से चलेंगे, कोई कह रहा है कि वेदों के हिसाब से चलेंगे, प्रोबेबली तीनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट मारते कभी कभी किसी की जगह पे। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं भी होगा, संस्कृत सबको नहीं आती, तो मतलब क्या निकलेगा? दैट इज वाई अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। और कॉन्स्टिट्यूशन भी एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं चलता है ना। कई ऐसे रूलिंग है
जिनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट किस पे निर्णय देता है? सिर्फ आर्टिकल्स और सिर्फ आईपीसी और सीपीसी या फिर वो उसके ऊपर निर्णय नहीं देता। वो निर्णय देता है वाया द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या बोला है? प्रियम्बल में तुम लोगों को कुछ उसके नियम दिए गए कि भैया ये जो है ये प्राइम है कि फैटर्निटी, सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, ये सब तुम्हारा बाइंडेड रहना चाहिए। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम तुम्हारी चीजें चेंज हो रही है, तो विद द कोर्स ऑफ टाइम वो अपने सोल को भी उतना इवॉल्व कर रहे हैं और समय के हिसाब से उस सोल का मतलब अलग निकल रहा है। पहले में के समय में, जिस समय में वैदिक एज था, उस समय पे परम पिता भगवान, वैदिक एज में बोल रहा हूं मैं, वो नेचर था। समय के साथ में उसको रूप आया, फिर लोगों को समझा कि कर्म भी उतने इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को कंबाइन किया गया, है ना। किसी किसी जगह पे तुम्हारे कर्म ही इंपॉर्टेंट है, किसी किसी जगह पे देवी देव ही इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से जब तुम संविधान की बात करते हो तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? वी द पीपल, लोग। लोग ही नहीं तो संविधान कैसे होगा? आम्ही भारताचे लोग, हम भारत के लोग, भारत के एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य, है ना, अब हम बोलते हैं ना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है लोग। तो लोगों के अधीन होकर जो नियम बनाए जाते हैं वो संविधान के नियम है। उसी तरह से अगर तुम देखोगे तो गुड कॉन्स्टिट्यूशन होना इसीलिए बहुत जरूरी है। नहीं रहा तो फिर ये ईएससी के जैसे कांड होते, इन्होंने किसी को आने नहीं दिया, अगले 100 सालों तक नहीं आने दिया। यहां तक कि जब ये लोग बाकी की कंपनी आई तो कितने तो सालों तक चाय की जो मोनोपोली थी इन्होंने अपने पास रखी, और चाय की मोनोपोली रखने का नियम ये था, बहुत प्रॉफिट होता था चाय से। जब चाय मिली ना, बाद में अपन पढ़ेंगे आगे जाके, जब चाय मिली ना, चाय मिलने के 50 साल तक तो इन्होंने चाय पे किसी को तो राजी नहीं करने दिया, और चाय से ही इनका कम से कम 60-70% प्रॉफिट चाय से निकलता था, और चाय किसी को बेचने नहीं दिया। इसीलिए जो एम्बिगस वर्ड था ईआईसी, है ना, ईस्ट इंडीज, इसका इन्होंने संपूर्ण फायदा उठाया। अब आगे देखो, इनिशियल ईयर में इनको इतना सक्सेस नहीं मिला। क्या समझा? इनिशियल ईयर में इनको इतना सक्सेस नहीं मिला। ये लोग 1600 तो में आए, लेकिन 1600 में इतना इनको सक्सेस में नहीं मिला। तो इन्होंने क्या किया, 1609 में डच जो थी वो एक्चुअली इंडोनेशिया पे भी फोकस करके थी। यूजुअली स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स में ये लोग ये करते थे, मतलब इंडोनेशिया कैसा है, तुम्हारे बहुत चीजों के लिए फेमस है, मतलब स्पाइसेस वाइसेस के लिए तो फेमस ही था, लेकिन वहां पे कुकून वुकून जो थे तुम्हारे सिल्क विल्क, वो भी अच्छा मिलता है, तो उसके लिए वो फेमस था। और ईआईसी जो थी वो भी इंडिया में आई, तो इन्होंने बोला कि स्पाइसेस ज्यादा ऐसा करते, बोले अपन टेक्सटाइल के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये भी टेक्सटाइल के ऊपर ज्यादा, नींदारी का तेरे को नहीं ना, मारूंगा बेटा, टेक्सटाइल के ऊपर ये लोग फोकस रहे। अब हुआ क्या, 1609 में, भाई यार 1609 में, इसका नाम याद रखना, ये है तुम्हारे स्पेक्ट्रम में। 1609 में विलियम हॉकिंस आया, और ये जो विलियम हॉकिंस था वो जहांगीर के कोर्ट में गया मिलने। किसके कोर्ट में? जहांगीर के कोर्ट में गया। अब बम इंग्लिश में बड़बड़ किया उसने, तुर्की भाषा में किया, इंग्लिश में नहीं किया, तुर्की भाषा में किया। और जहांगीर को भी तुर्की आती थी, तो उसको ट्रांसलेटर नहीं लगा, तो जहांगीर खुश हो गया, इसको बोले मनसब दे दो, बोले 1500 लोगों की पगार वगार दे दो, बोले। उसको जिंदगी में मिली थी नहीं, मुंह बोले बातें। और हुआ ऐसा, इसने सूरत में परमिट मांगी थी, चल वो धंधा करने दो, फैक्ट्री वैक्ट्री स्टैब्लिश करने दो। इसको मिली क्या? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जहांगीर के कोर्ट में पोर्तुगीज लोग ऑलरेडी मौजूद थे, तो इनका दबदबा इतना था कि इसने इसको वहां पे स्टैब्लिशमेंट करनी नहीं दी। अब वहां पे चेंगड़ ऐसी हुई कि इसने इसको करने नहीं दिया। इसके बाद में दूसरी दिक्कत ये हुई, 1611 में ये लोग नॉर्दर्न इंडिया से निकल गए, और ये लोग आए। ये याद रखना और ये लिख के रखना, ये याद रखना और ये लिख के रखना, 1611 में इन्होंने मासुलीपट्टनम में, ये जो मासुलीपट्टनम का एरिया है ना, सदर्न पार्ट,
ये उस समय पे आदिल शाह के अंडर में आता था, आंध्र प्रदेश का एरिया था। आदिल शाह और विजयनगर साम्राज्य दोनों के, निजाम शाह, आदिल शाह, थोड़ा थोड़ा करके ये लोग उसको अपने हिसाब से चलाते रहते थे, झगड़े चलते थे। तो ये डायरेक्टली मुगलों के अंडर में नहीं था, ये दक्खन के राजाओं के अंडर में था। कभी आदिल शाह, कभी विजयनगर, कभी वो। विजयनगर साम्राज्य जब गिरा उसके बाद में निजाम और आदिल शाह, इन्होंने उसको ये किया है। तो ये जो मासूलीपट्टनम था, मासूलीपट्टनम में इन लोगों को परमिट मिल गया, और मासूलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री नहीं खोली है। क्या बोल रहा मैं? फैक्ट्री नहीं खोली है, इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट खोली है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते इसमें कि फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ और फर्स्ट, इसमें कंफ्यूज होते। क्या समझा? इन्होंने फैक्ट्री नहीं खोली है, इन्होंने क्या खोली है? ट्रेडिंग पोस्ट खोली है। पहली ट्रेडिंग पोस्ट इनकी कहां खोली? मासूलीपट्टनम में। यह बात ध्यान से याद रखना। अब क्या हुआ, पोर्तुगीज लोगों को पोर्तुगीज लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि इन्होंने फैक्ट्री खोल दी। पोर्तुगीज को एक पता था कि एक बार का डच भले ही ये हो जाए, भले ही ये फिलहाल कमजोर है इंग्लैंड के लोग, लेकिन समझ आके आगे जाके ये अपने को कंपटीशन दे सकते, क्योंकि इनके पास में पार्लियामेंट्री सिस्टम थी, साथ ही साथ इनके पास में बैंकिंग सिस्टम थी, मोर बेटर देन पोर्तुगीज थी। समय के साथ इनको पता चला कि भैया पोर्तुगीज जो है, पोर्तुगीज को पता चला कभी ना कभी तो अपन लोग हार सकते। अब यहां पे हुआ ऐसा कि 1612 आते आते इंग्लैंड वालों के कुछ जहाज सूरत की तरफ आना शुरू हुए। पोर्तुगीज को यह बात पता अच्छा नहीं लगी, तो इंग्लैंड से रूट वही अरेबियन वाला सूरत के पास आ रहे थे। यह बात पोर्तुगीज को अच्छी नहीं लगी, पोर्तुगीज ने उनके जहाजों पे आक्रमण कर दिया, और 1612 में होती है सूरत के पास में बैटल ऑफ सुवाली। और इस बैटल में ब्रिटिशर्स जीत गए। ये बैटल है, लेकिन बैटल ऑफ सुवाली वगैरह से पूरा नाम नहीं है वो, स्पेक्ट्रम एक बार देखना। बैटल ऑफ सुवाली ये लोग जीत गए, और ये जैसे ही जीते, जहांगीर बोले जबरदस्त, बुलाओ, बोले उनको बुलाओ। पोर्तुगीज हरा है, मतलब कुछ तो बात होंगी ना। अगर पोर्तुगीज ऐसी उछले, ऐसे पोर्तुगीज ऐसी उछले, मतलब उछला के दिखा रहा था, मतलब समझ रहे हैं ना। अगर पोर्तुगीज हारते हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक तुमको लग रहा था कि डॉन ये है, लेकिन ये तो साला इससे बड़ा डॉन निकला, रॉकी भाई। सोने के गुल्लक को तो जहांगीर ने क्या बोला? जहांगीर ने बोला सोने के गुल्लक को भीख मांगने के लिए रखते, बुला बोले उनको, हाथी मारेंगे बोले वन पोर्तुगीज का, तो उनको बुलाया, बोले आ जाओ आ जाओ। और 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनाने का ग्रांट इनको दे दिया। तो अगर तुमको सवाल आता है कि पहली फैक्ट्री कहां थी, तो कहां पे थी, और पहली ट्रेडिंग पोस्ट कहां पे थी? मासूलीपट्टनम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत लोग जब सवाल बनाते ना, तो सवाल बनाते हुए उन्हीं को पता नहीं रहता कि ट्रेडिंग पोस्ट और ये कहां पे करके। समझ में आया क्या? हाँ, समझा क्या? और इनका एक थॉमस रो करके था, 1615 से 1619 के बीच में, 1615 से 1619 के बीच में, जबकि इनको ये सूरत में फैक्ट्री बनाने का परमिशन मिल गया ना, तो इनका थॉमस रो करके एक एम्बेसडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो जहांगीर की इसमें बैठता था। इसने बहुत कन्विंस किया। तो जहांगीर को ना, हाँ, अमेरिकन देसी इंग्लिश दारू पिलाता था उसको, पी बोले, पी डांस डांस, बम इंग्लिश दारू पिलाता था, बम दारू वारू पिलाता था, बम उसको कुछ 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 लाके देता था, बोले देखो ये सस्ती चीज है, लोकल अमेरिकन नहीं, इंग्लैंड वाली गोरी चीज है, पहले खाओ। बम खाया वो, ये भी खुश। तो इसने खुश होने के चक्कर में बोले एक काम करो, बोले तुम आगरा में फैक्ट्री खोल दो, बोले अहमदाबाद में भी खोल दो, बोले भरूच में भी खोल दो, बोले। और इसी के चक्कर में हम खाते पीते इनने इसको परमिशन दे दिया खोलने की। और 1615 से 1619 के बीच में आगरा में पहले, ठीक है,
अहमदाबाद में और फिर भरूच में इनको कर दिया परमिशन, बोले जाओ। और 1616 में मासूलीपट्टनम में, ठीक है, जो इनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी, ठीक है, इसकी फैक्ट्री बन गई। मासूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली। मासूलीपट्टनम में कब खोली? अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। डच लोग जो थे वो मलेशिया में भी थे, इंडोनेशिया में भी थे। डच लोगों ने क्या किया? डच लोगों ने मलेशिया के राजा और उनके नेटिव्स के साथ में वॉर शुरू कर दिया। उसी की वजह से उन लोगों को बहुत नुकसान होता था। और जो तुम्हारे स्पेनिश थे, स्पेन वालों ने, एस्टेक्स बोलते, एस्टेक्स यानी कि तुम्हारे अमेरिका में वहां के जो नेटिव थे उनके साथ में झगड़ा करना शुरू कर दिया। उससे क्या होता था? धंधा पे लॉस होता था। तो इन लोगों ने क्या बोला? फिलहाल किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ धंधा करेंगे, सिर्फ फैक्ट्री बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या समझा? हाँ, सिर्फ फैक्ट्री बढ़ाएंगे। इन्होंने 10 20 25 50 60 70 साल बोल रहा हूं मैं, 100 साल झगड़े नहीं की किसी से, इतने जम के। आओ सर, अरे सर उधर चले गए। इन्होंने किसी झगड़े नहीं किया, तो हम शांति से रहते थे। बोले काम से काम, नाम से नाम। हाँ, हुआ ना आगे। इन्होंने एक झगड़ा किया है मुगलों के साथ, मुगलों ने बहुत मारा इनको, इतना मारा है कि वो ब्रिटिशर को लिटरली अपनी नाक रगड़नी पड़ी थी। औरंगजेब के सामने फोटो है उसका, पोर्ट्रेट है, वैसे रगड़नी पड़ी थी, नाक झुकाना पड़ा था। बताऊंगा, आगे बताता मैं। फिर क्या हुआ? 1632 में, अगर तुमको याद होगा, 1632 बोल रहा हूं मैं, 1632 में हुगली पे अटैक हो गया था। हुगली उसके समय पोर्तुगीज के अंडर में थी, और हुगली अटैक करके मुगलों ने अक्खी की अक्खी हुगली लूट ली थी और पूरा सैक कर लिया था। और कम से कम बहुत लोगों को कैप्चर करके आगरा लाया था, और आगरा लाके बोले कन्वर्ट होना पड़ेगा, बोले तो मारेंगे बोले तुमको। क्योंकि पोर्तुगीज लोग बदमाश क्या करते थे? बदमाश क्या, कैसे बदमाश क्या करते थे? कन्वर्ट होने के, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस समय पे क्या हो रहा था? पोर्तुगीज लोगों की भी होल्ड धीरे धीरे कम होते हुए दिख रही थी। डच भी पोर्तुगीज को मार रहे थे, वो भी मार रहे थे, उनकी होल्ड कम हो रही थी, ये आपस में झगड़े कर रहे थे। 1632 में 1632 में ही गोलकोंडा का जो राजा था, ठीक है, गोलकोंडा का जो राजा था, इसने इनको गोल्डन फरमान दे दिया। अब इस गोल्डन फरमान का ये क्या था कि आंध्र प्रदेश का जो एरिया है उसमें तुम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, तुमको सिर्फ 500 पगोड़ा और 500 गोल्ड कॉइन एनुअली हमको देना पड़ेगा। गोल्डन फरमान दे दिया, कर लो। लेकिन ये इसकी ये फिर भी इतना बड़ा नहीं था, ये छोटा छोटा ही था सब कुछ, जो कुछ भी था बहुत छोटा छोटा ही था। और 1638 में, 1632 में वहां पे वो हारे, 1638 में हुगली में भी इनको परमिट मिल गया, किसका? फैक्ट्री बनाने का। क्या समझा? हाँ, समझे क्या? अब 1638 के पहले एक कांड हुआ, वो अभी बताया नहीं मैंने। 1638 के पहले क्या हुआ कि 1632 में जब हुगली में पोर्तुगीज को मारा, उस समय पे 1633 में उस समय पे 1633 में बालासोर और महानदी डेल्टा,
मतलब उस समय क्या था, बंगाल में ही बिहार आता था, बिहार बंगाल में ही था, बहुत रिच था वो, तो इन लोगों को वहां पे घुसना था। तो जैसे ही हुगली में पोर्तुगीज की पकड़ ढीली हुई 1633 में, इन्होंने वहां पे परमिशन मान लिया और वो लोग उधर के साइड में घुस गए, वहां भी फैक्ट्री बनी। और 1638 में आते आते इन्होंने हुगली में भी अपनी पहली फैक्ट्री खोल डाली। अब क्या हुआ कि 1639 में, ध्यान से सुनना, 1639 में ये लोग मद्रास पहुंचे। कहां बोल रहा मैं, 1639 में ये लोग मद्रास पहुंचते और 1639 में मद्रास पहुंचने के बाद में वहां का चंद्रगिरी का एक राजा था, उससे उसने कुछ जमीन उधार ली, ठीक है, कुछ उधार ली और वहां पे एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बांधी। एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बांधी जिसका बाद में नाम पड़ता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। सदर्न पार्ट में इनका पहला हेडक्वार्टर कहां पे था, सदर्न इंडिया में पहला हेडक्वार्टर कहां पे था, मासुलीपट्टनम में, ट्रेडिंग पोस्ट थी। लेकिन बाद में इनका कहां शिफ्ट हुआ, मद्रास में। कहां पे हुआ, मद्रास में। मद्रास उसी तरह से अगर तुम पहले देखोगे तो ये जो तुम्हारा ऐसे देखना, ऐसे इंडिया को ऐसे देखना, कहां पे आ गया, मद्रास। मद्रास क्यों, बीच है, सही है। उसके बाद में क्या था, सूरत था, कहां पे, वेस्टर्न कोस्ट पे। लेकिन बाद में क्या हो गया, बॉम्बे। और तुम्हारा जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे क्या था, कोलकाता। समझ में आ रहा है। ऐसे इन लोगों ने तीनों पॉइंट कवर किए थे। और बंगाल जो था, अगर तुम देखोगे तो बंगाल में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डेवलप किया, सारी चीजें डेवलप की, क्योंकि बंगाल स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सेफ था। क्योंकि अटैक जो होते तो इधर के साइड से आते थे ना, अगर कोई यूरोपियन भी आया और कोई भी बंगाल में घुसना बहुत कठिन था। मुगलों के समय से, शिवाजी महाराज के समय से बंगाल में घुसना वैसे बहुत कठिन था। अरे वो बहुत डेंजर एरिया है, वो उधर जाना डिफिकल्ट है, उसका इतना आसान नहीं वो टेरेन का कैप्चर करना। अगर तुम जैसे अपन देखेंगे मुगलों में, अपन आगे जाके देखेंगे तो मुगलों ने बंगाल में नवाबी सिस्टम शुरू कर दी थी, बोले तुमको जो करना है कर लो, बोले वहां पे। रीजन क्या था, क्योंकि बंगाल एडमिनिस्टर करना बहुत कठिन था उस समय पे। अगर किसी को बंगाल में ट्रांसफर मिलती है, सॉरी फॉर दैट, फॉर द फैक्ट, बट इट वाज अ रियलिटी, किसी को बंगाल में ट्रांसफर मिलती है तो उसका मुंह उतर जाता था मुगलों के समय पे। उसकी रियलिटी क्या थी, बंगाल वॉज डिफिकल्ट टेरन, लोगों को पसंद नहीं आता था। सो इनको ये पता था कि अगर अपन ने कोलकाता का साइड डेवलप कर दिया तो कोलकाता डेवलप करने, हम अपन पढ़ेंगे आगे कि कोलकाता भी शहर इन्होंने कैसे डेवलप करवाया आगे जाके। इनको ये पता चला कि अगर अपन ने कोलकाता डेवलप कर लिया और बंगाल डेवलप कर लिया उस समय का, उस साइड का, यहाँ पे लोग भी होशियार है, पैसा भी बहुत है, साथ ही साथ अपने को उधर के साइड में अगर घुसना है, कहां पे, कोलकाता से अपने को अगर म्यांमार, बर्मा, चाइना वाइना जाना है, उधर के साइड में घुसना है, तो अपने को ये साइड अच्छा पड़ेगा। इंडिया और वो वाला साइड, उसके सेंटर में ये था, वहां से आक्रमण होना इतने पॉसिबल नहीं थे, यहां से भी आक्रमण होना इतने पॉसिबल नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने, जो तुमको दिखेगा जो सुप्रीम कोर्ट पहला खुला और जो उन्होंने तीनों जो पहला वहां का जो ये आया तुम्हारा चीफ जो बैठे उनके, वो वहां पे बैठे बंगाल में। आगे पढ़ेंगे अपन। तो क्या हुआ, यहां तक समझा 1639, ठीक है। अब 1639 के बाद में क्या हुआ कि 1651 में इनकी 1651 आते आते 1651 आते आते इनको फ्री ट्रेड अलाउड कर दिया मुगलों ने। कहां पे, बंगाल में। तुमको बोले सालाना 3000 रुपए देना है, 3000 रुपीज ईयरली,
और तुम लोग यहाँ पे आके धंधा कर सकते हो। सेंट फोर्ट की जो बिल्डिंग है ना अभी, वो एक्चुअली चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में है, मतलब वो सीएमसी के लिए यूज होती है। जैसे अपने यहाँ पे भी पुराने अंग्रेजों के ये है, तो अपन लोगों ने उसको एनएमसी बना दिया है ना, वैसे उन्होंने उसको सीएमसी के लिए यूज किया। और हुगली, कासिम बाजार, पटना राजमहल कहां पे था? पटना राजमहल वहीं पे, पटना है ना, पटना राजमहल है ना, वो वाला एरिया है ना। तो वो वाला जो एरिया था वहां पे भी अच्छा खासा इन्होंने होल्ड बना दिया, क्योंकि बंगाल का एरिया है। तो इसीलिए इनको क्या लगा कि भैया ये एरिया पे अगर अपना होल्ड है तो वी वर इन अ वेरी गुड पोजीशन। व्हाई दे वर इन अ गुड पोजीशन? बिकॉज उनको एक बात पता थी, कुछ भी हो जाए इस एरिया में अगर अपना होल्ड अच्छा खासा जम जाता है, सो वी विल बी इन अ वेरी गुड एडवांटेज। व्हाई वी विल बी इन अ गुड एडवांटेज? बिकॉज बंगाल वाज रिच एट दैट टाइम। तो बिहार भी उसी में आता था। अब हुआ क्या कि इन्होंने, ईआईसी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। ईआईसी ने क्या किया, फैक्ट्रियां तो बना दी, ईआईसी ने फैक्ट्री को फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। फैक्ट्रीज को फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया। उसका रीजन क्या था कि भैया किसी दिन अगर लोकल के साथ या किसी के साथ में झगड़ा शुरू, देखो 1600 में आए, 60 साल तक किसी के साथ में झगड़ा किया गया, लेकिन 60 साल के बाद इनको पता चल गया कि भैया कुछ भी हो जाए अभी अपने को धीरे धीरे बढ़ाना है, जब अपने को बदमाश बनना पड़ेगा, उसके लिए फोर्टिफिकेशन जरूरी है। इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। और 1662 में क्या है भाई, हाँ 1662 में प्रिंसेस कैथरीन ऑफ पोर्तुगीज मैरिड टू द चार्ल्स थर्ड ऑफ ब्रिटेन। तो इन्होंने बोला कि अपन झगड़ा नहीं करेंगे बोले। और उस समय पे क्या था, उस समय पे बॉम्बे इनके अंडर में था। बॉम्बे किसके अंडर में था? पोर्तुगीज के अंडर में। 1662 में कैथरीन फ्रॉम पोर्तुगीज, नवरी किधर की है? पोर्चुगीज की। और नवरा किधर का है? इंग्लैंड के गांव का, ठीक है। दुल्हन थी पोर्तुगीज की और दूल्हा था इंग्लैंड का। तो बोले दहेज में बॉम्बे दे देंगे बोले तुमको, बॉम्बे दे दिया। और 1668 में ये जो राजा था, इसने इसको 10 पाउंड के ऊपर हुआ होगा, अभी शादी में पैसे लगते रहे थे, तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको दे दिया रेंट पे। बोले तुम ही इसको संभालो। 1668 बोले तुम ही इसको संभालो, 10 पाउंड सालाना हमको भेज दिया करो बोले, टेंशन नहीं है बोले, बस 10 पाउंड एनुअली रेंट के ऊपर दे दिया। और 1687 आते आते बॉम्बे जो है वो हेडक्वार्टर बन गया। बॉम्बे जो है हेडक्वार्टर बन, किसका हेडक्वार्टर बना? अबे सूरत से इधर आया तुम्हारे वेस्टर्न कोस्ट का हेडक्वार्टर कौन बना? बॉम्बे। समझे कि नहीं समझे? फिर इनकी डील हुई 1662 में। पोर्तुगीज की जो प्रिंसेस थी कैथरीन, उसकी शादी हो गई किंग चार्ल्स तीसरा। लड़का किसका था? लड़का था इंग्लैंड का किंग चार्ल्स, कितवा? तीसरा। इसकी शादी होती है कैथरीन, पोर्चुगीज प्रिंसेस। तो डाउरी में इन्होंने बॉम्बे दे दिया 1682 में। और 1687 में, सॉरी
1668 में इन्होंने लीज पे दे दिया, किसको? ईआईसी को। किसने? किंग चार्ल्स ने। बोले मेरे को साल के 10 पाउंड भेज दिया करो, ज्यादा नहीं बोले, 10 पाउंड भेज दिया करो बोले, ठीक है, ज्यादा नहीं मांगेंगे बोले घर के लोगों, बोले तो 10 पाउंड भेज दिया करो बोले, मैं कहा आऊंगा बोले वहां पे। और 1687 आते आते सूरत से बॉम्बे में इन्होंने स्थलांतरित कर लिया। काय के लिए? अपना हेडक्वार्टर, ठीक है, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहां से वहां पे स्थलांतरित कर लिया। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है कि इनका एक बंगाल प्रोविंस जो था दैट वाज वेरी रिच, तो विलियम हेज 1682 में विलियम हेज नाम का इनका गवर्नर था। कहां का? बंगाल का, बंगाल ईआईसी का, बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का, उधर के साइड वाला। क्योंकि और ये उसको प्रोविंस नहीं, उसको रेसिडेंसी बोलते थे। मद्रास रेसिडेंसी, बंगाल रेसिडेंसी, अलग अलग उनके फोर्टिफिकेशंस और जगहों को। तो बंगाल रेसिडेंसी में विलियम हेज था। इसने औरंगजेब के साथ बहुत अच्छी बना के रखी थी और बंगाल में आ जन्म जब तक है तब तक हम लोग धंधा कर सकते हैं। नहीं, सुन तो, हम लोग धंधा करेंगे। उसका फरमान वो लेके आया विलियम हेज, और कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे उसमें। अब हुआ क्या कि जैसे ही उसको एक परमानेंसी मिली अच्छी खासी, कि उसको मिला कि बाबा चलो अपने पास में परमानेंट ये है कि अब अपने को यहां पे धंधा करना है, ये करना है, वो करना है। इस चक्कर में इन्होंने मद्रास रेसिडेंसी से बंगाल रेसिडेंसी को सेपरेट कर दिया, मतलब दो बना दिए, ठीक है, समझा क्या? इन्होंने सेपरेट कर दिया। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंगाल, मतलब बंगाल जो था वो इसी में आता था, मद्रास रेसिडेंसी। मतलब तुमको ऑर्डर वॉर्डर लेना है, कुछ भी करना, मद्रास भेजना पड़ता था। अब इन्होंने यहां पे भी एक हेडक्वार्टर बना दिया। जैसे कि बहुत से स्टेट जो रहते, जैसे अपना दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, उसका कोई हाईकोर्ट नहीं है, तो उधर अगर हाईकोर्ट में तुमको काम करवाना है तो तुमको बॉम्बे हाईकोर्ट में आना पड़ता है, फिर मुंबई हाईकोर्ट में आना पड़ता है। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया, वहां पे भी अगर कोई ऑर्डर तो मद्रास रेसिडेंसी से निकलता, तो वो बोले बंगाल रेसिडेंसी अलग कर देंगे। और इसी के साथ में क्या हुआ, इन्होंने जो गवर्नर मंगाया था, ईआईसी में ये जो गवर्नर बैठता था, ये इंग्लैंड क्राउन को रिप्रेजेंट करता, समझा क्या? तो जैसे ही इन्होंने सेपरेट किया, यहां पे बंगाल रेसिडेंसी बनाई, इनको पता था ये सूबा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने क्या किया, फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया। इनके जो बंगाल में जितनी भी टेरिटरीज थी उसको फोर्टिफिकेशन किया, और सबसे पहली बार ब्रिटिश सोल्जर्स ने अपने कदम रखे बंगाल की सरजमी पे। क्या समझ रहा? बंगाल की सरजमी पे सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर ने, सोल्जर्स थे, लेकिन वो जो सोल्जर्स थे वो ईआईसी के ही लोग थे। शिवाजी महाराज ने जिस समय पे सूरत पे छापा मारा था ना, दूसरा वाला, इन्होंने आक्रमण किया था उनके नगारखाने से उनके फोर्ट से, और वो जो अटैक किया था, उन्होंने गोलियां चलाई थी थर 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 थर, उसमें मराठे मरे भी थे। तो बंदूक यूज करने वाले ईआईसी के लोग थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही लोग थे जितने भी थे, अलग से सेपरेट सोल्जर नहीं थे। अब हुआ क्या कि ये लोग जो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, तो इस फोर्टिफिकेशन को वहां के जितने भी लोकल सरदार थे, जमींदार थे और लोकल लोग थे, उनको बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनको लगा ये फोर्टिफिकेशन कर रहे मतलब क्या कर रहे हो बाबा, ऊंची ऊंची दीवारें बना रहे, तो इसीलिए उन लोगों को वो बात पसंद नहीं, और इसीलिए इनका झगड़ा हो गया, अच्छा खासा झगड़ा हुआ। और 1686 में, इसके पहले जहांगीर के समय में एक बार हुगली सैक हुआ था। 1686 में जहांगीर ने फिर से मुगलों ने फिर से हुगली एक बार सैक कर लिया। 1686 के समय पे औरंगजेब वहां पे नहीं था। औरंगजेब कहां पे था? औरंगजेब दक्खन में था। 1686 में संभाजी महाराज और औरंगजेब की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो यहां पे फिर से मुगलों ने हुगली सैक किया। अब समझ में आ रहा है? एक तो इनके सोल्जर भी आ गए, तो इनको और डर लगने लगा था जमींदारों को कि भैया ये ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि ये भी किसी जमाने में अरब लोग भी धंधा करने आए थे ना,
इनको मालूम था हम हरामी, तो ये तो हमसे बड़े हरामी होंगे। और 1686 से लेके 1689 के बीच में, फ्रॉम 1686 अप टू 1689, series of battles took place between Mughals and EIC। हुआ क्या, EIC चाहती थी कि वो फोर्टिफाई करे, इनको फोर्टिफिकेशन करना था, ठीक है, इनको फोर्सेस रखने थे। मुगल बोले तुम्हारे फोर्सेस, तुम्हारा फोर्टिफिकेशन, दे सॉ इट एज अ थ्रेट। और 1689 आते आते, अब मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी, 1689 आते आते इन्होंने ऑलमोस्ट फोर्ट तोड़ताड़ करना शुरू कर दिया मुगलों ने, धड़ाधड़, है ना। और 1689 में ये जो तुम्हारे सिद्धिस थे, जंजीरा के सिद्धि जो थे, जंजीरा की सिद्धि याद है, वो सिद्धि वाला जो शिवाजी महाराज का मैंने लेक्चर पढ़ा है उसमें तुमको बताया था सिद्धि, तो सिद्धि में उसमें एक सिद्धि याकूब था। सिद्धि यानी कि अफ्रीकन थे सारे के सारे। इसमें जो सिद्धि याकूब था, ये उस समय पे नेवल एडमिरल था, किसका, मुगलों का। और ये जो मुगलों का एडमिरल था सिद्धि याकूब ने बॉम्बे पे अटैक कर दिया। बॉम्बे उस समय पे उनका हेडक्वार्टर बन चुका था ना, 1687 आते आते 1689 में इसने आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया 1690 में EIC ने सरेंडर कर दिया। और कंडीशन ऐसी हो गई कि मुगलों ने बोला अब ऐसा बेटा, बोले जो चीजें दे दो और निकल लो, बोले पहली फुर्सत, भगा दिया था। मतलब कंडीशन इतनी वर्सन है कि एक पोर्ट्रेट है जिसमें वो औरंगजेब के सामने ऐसा पूरा नाक वाक रख के ऐसा माफी मांग रहा है उसको। अंग्रेज लोग, इतनी खतरनाक मारामारी हुई है, भयंकर मारामारी, भयंकर तूफान। अब हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ बार्गेनिंग चिप रखे, कुछ बार्गेनिंग चिप्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखे। बार्गेनिंग चिप्स यानी क्या होता है कि भैया तुम हमको निकाल रहे हो, लेकिन हमको तुम निकालो मत सौदा। इसने क्या बोला कि देखो, बोले पोर्तुगीज तो ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं, डच भी ऑलमोस्ट निकल ही चुके हैं, हम ही बचे हैं, तुमको बोले रेवेन्यू में लॉस होगा, हम लोग धंधा करते बोले तुमको पैसा देते। बोले सूरत में सबसे ज्यादा पैसा ये लोग देते थे, पोर्तुगीज। सूरत इतनी ये क्यों थी, क्योंकि सूरत पोर्ट था ना, तो पोर्ट की वजह से वहां पे सब आते थे, अरबी सब लोग आते थे, अंग्रेज भी थे वहां पे। बोले हम दे रहे, तुमको लॉस हो जाएगा, है ना। और हुआ क्या कि 1690 के समय पे इन्होंने और एक चीज इनको बोल दी, 1690 इन्होंने और एक चीज बोल दी कि तुम लोग हज की यात्रा पे जाते हो, बोले, और तुमको सबसे ज्यादा खतरा जो है वो पोर्तुगीज लोगों से है। बोले पोर्तुगाली पोर्तुगीज पायरेट्स है, बोले तुमको प्रोटेक्शन देने का काम भी हम ही लोग कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो थ्रेट टू यू एंड वी हैव वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी। एट दैट टाइम दे हैड द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी, ब्रिटिशर्स। तो उससे तुमको प्रोटेक्ट कौन करेगा। सो बोले हम भी उसमें लेके जाएंगे। मुगलों को भी लगा ठीक है यार, कर देते हैं। एंड हाँ, हराने के बाद और 1690 में इन्होंने मुगलों के साथ में एक ट्रीटी साइन की, जिसमें इनको बॉम्बे वापस मिल गया, अलॉन्ग विद द क्या मिला, कुछ फाइन देना पड़ा और इनको बॉम्बे वापस मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में 1690 के दरमियान बंगाल में सूतानाती करके एक जगह थी, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। सूतानाती करके एक जगह थी। अब ये सूतानाती क्या है, ध्यान समझना। सूतानाती क्या है, यही सूतानाती आगे जाके फोर्ट विलियम में तब्दील हुई। फोर्ट विलियम का जिक्र आएगा आगे जाके, कहां पे आएगा, हाँ पता है ना, तमाशे करता वो उधर से तमाशे शुरू हो जाए। हाँ आएगा सामने आके नाम आएगा। और 1691 में
बंगाल में फ्री ट्रेड करने का इनको फरमान मिल गया, 3,000 रुपए एनुअली देना था। अब तू एक बात समझ, इनको जो ओरिजिनल फरमान मिला बड़ा वाला, जिसको अपन ने मैग्ना कार्टा बोला, वो कब मिला ना, इधर में बड़ा वाला, सबसे बड़ा मैग्ना कार्टा, वो दिया था फारूक सियार ने 1717 में। उसके पहले इनके पास में भले ही फरमान होंगे, लेकिन मुगलों के जितने भी सरदार थे औरंगजेब के समय पे ताकतवर थे, वो इसको बहुत तकलीफ देते। ये लोग 117 साल तक रुके बड़े फरमान के लिए। सोच इनके पेशेंस क्या। डच में पेशेंस नहीं था, डच निकल गए, पोर्तुगीज बदमाशा करने लगे, इन्होंने शांति रखी, किसी से झगड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं। क्या प्लानिंग होगा, एंड व्हाई दे आर डूइंग इट, दे वर नॉट डूइंग इट फॉर देमसेल्फ। लेटर ऑन ईआईसी में करप्शन बहुत है, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें थोड़े टाइम में, करप्शन भी है, लेकिन स्टिल दे न्यू दैट वी आर डूइंग इट फॉर देयर पीपल। अब 1690 में इन्होंने सुल्तानती खरीदा, 1691 में इनको ये मिला, और क्या हुआ, इन्होंने 1696 में, ये ध्यान से देखना, सुल्तानती को इन्होंने फोर्टिफाई किया, फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया। और वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि वहां के जो जमींदार थे, ठीक है, वहां के जो जमींदार थे, उन्होंने विरोध किया। तो इनने क्या किया, गोविंदपुर और कैलीकट, कैलीकट बोले या फिर कालीकत बोल, कालीकत, गोविंदपुर और सुल्तानती, आजू बाजू के 3 गांव खरीद लिए, गोविंदपुर और कालीकत खरीद लिया, और उसी को बाद में कलकत्ता बना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो वो जो सिटी है वो वहां से डेवलप हुई, समझा क्या, डेवलप हुआ है बाद में। कालीकत नाम शहर था, कालीकत का क्योंकि काली माता का था, मतलब गांव जैसा था, मतलब एकदम भी बड़ा नहीं होगा, लेकिन इन्होंने उसको ये किया और अपनी खुद की वहां पर रेसिडेंसी बनाने के लिए बंगाल डेवलप किया। इसीलिए बहुत सी सुप्रीम कोर्ट पहले वही से निकले ना। बंगाल वॉज द सेंट्रल, एक तरह सेंट्रल, वो बॉम्बे रेसिडेंसी और इससे भी ये करता था, बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस से भी ऊपर था। और फोर्ट विलियम नाम क्यों दिया, क्योंकि विलियम वहां का राजा था इंग्लैंड का उस समय, ठीक है। तो हुआ ऐसा, समय के साथ ये लोग इतने अमीर बन गए कि पार्लियामेंट में ये लोग अपने लोग बैठाते थे खुद ही के। तो रॉबर्ट क्लाइव जिस समय वापस गया ना, रॉबर्ट क्लाइव ने लिटरली वहां पे सीट खरीद ली थी पार्लियामेंट, इतने पैसे लो मेरे को सीट दे दो। 12-12 हजार पाउंड लेते थे ये लोग महीने के, एक पार्लियामेंटेरियन को, इनकी बात रखेगा। तभी तो इनके 15 साल का जो टेन्योर था, जो 15 साल का चार्टर लेके निकले थे, रॉयल चार्टर, इतने साल टिका ना, कोई नहीं आएगा करके। और 1700 आते आते ऐसा लगा इन लोगों को, वहां के गवर्नमेंट को, बोले अब इनके कंपटीशन में किसी को उतारना चाहिए। तो उन्होंने कंपनी भेजी 1701 से 1708 के बीच में, बोले नहीं तुम्हारी बहुत हो गई बोले, लेकिन वो ये ऐसी कॉम्पिटी नहीं कर पाई, वापस लाना पड़ा। और 1717 में फारूक सियार ने, क्या बोल रहा मैं, 1717 में फारूक सियार ने फरमान दे दिया। अब ध्यान से सुनना, 1750 में अंग्रेजों की सिर्फ 3000 की सेना थी, सही है। 1760 में, क्या बोल रहा हूं मैं, 1763 में सिर्फ 26,000 की टुकड़ी है नियर अबाउट इनकी, यहां पे 26,000 का ट्रूप है। और 1778 आते आते 67,000 का है। लेकिन तू ये देखना, 1750 से लेके 1760 के बीच में बहुत बड़ी जंग होती है, उसमें 2-3 कौन सी हुई है। अब इन्होंने सिर्फ 3000 के ट्रूप लेके कैसी जीती, क्योंकि ट्रूप सिर्फ 3000 की नहीं थी, वो तुम्हारे ट्रूप तुम्हारे अगेंस्ट यूज करते, कितने होशियार होंगे सर, तुम्हारे ही ट्रूप तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल करते थे। 1778 आते आते इनकी जो लोक संख्या थी, मतलब इनकी जो ट्रूप की संख्या बोल रहा हूं, वो 67,000 थी। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि 67,000 तुम्हारे पास में उनका कुछ रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ये उनकी ट्रूप तुम्हारे अगेंस्ट यूज करते। ये छोड़ दो, उनके पास बंदूक तुम्हारे पास भी थी, तुम भी खरीद सकते थे, पोर्तुगीज लोग बेचते थे तुमको, चलाना भी आता था तुमको। मराठों ने बहुत बंदूकों का इस्तेमाल किया है, ये डिवाइड एंड रूल करते थे, तुम्हारी सेना तुम्हारी अगेंस्ट, समझा। यहां तक प्लासी में तो वही लड़ रहे थे ना, मीर जाफर मीर कासिम के अगेंस्ट, एक दूसरे के वही तो लड़ रहे थे ना। अब यहां पे हुई है सेटलमेंट। अपन क्या देख रहे हैं कि ये लोग आए कैसे, और ये यहां तक मोटा मोटा अपने को समझ गया। अब अपने को देखना है
कि इसके बाद में हाउ द फ्रेंच एंटर्ड, हाउ द फ्रेंच एंटर्ड। और फ्रेंच का इतना कुछ महत्व नहीं है ना। एंग्लो फ्रेंच वॉर जो है या फिर कर्नाटिक वॉर जिसको बोलते हैं अपन, वो अपन अगले इसमें पढ़ेंगे। कर्नाटिक वॉर के ऊपर सारे वॉर स्पेशली पढ़ाऊंगा, ये छोटे छोटे पढ़ लो पहले। फ्रेंच कैसे आए वो देखो। फ्रेंच जो आए ये बहुत लेट आए, बहुत लेट। 1664 में फ्रेंच लोगों की एंट्री होती है और 1667 में फ्रेंच लोगों ने फैक्ट्री खोली है पहली। कहां पे? सूरत में। उसके पहले नहीं खुली है कुछ, ठीक है। 1669 में फैक्ट्री का फोटो दिखाऊंगा किसी दिन। फैक्ट्री में कुछ भी नहीं रहता था। अब समझ लो, तुमने पूछा है तो समझ लो। देखो ये ऐसा फोर्टिफिकेशन रहता था, यहां पे ऑफिस रहते थे, गार्डन गार्डन गार्डन, यहां पे कुछ चाहिए, यहां पे कुछ चाहिए। अब फैक्ट्री किसकी रहती थी? जो रॉ मटेरियल तुम वहां से खरीद रहे हो, इंडियन मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते थे ना, तो उसको मैन्युफैक्चर करके प्रॉपरली बेच देना, उसी को फैक्ट्री बोलते थे लोग, समझे। 1673 के आते आते पौंडीचेरी नाम की एक नई सिटी डेवलप हुई। पौंडीचेरी नाम की फ्रांसिस मार्टिन करके एक आदमी था। तो गया क्या पौंडीचेरी? जाएंगे अपन। फ्रांसिस मार्टिन करके एक फ्रेंच वाला था वो, उसने पौंडीचेरी स्टैब्लिश किया। बहुत सुंदर है पौंडीचेरी, बहुत मजा आती, ठीक है। और इनका जो हेडक्वार्टर था फ्रांस का, वो पौंडीचेरी में स्टैब्लिश हो गया। अब 1673 में इन्होंने बंगाल के साइड में चंदरनगोर, बंगाल में चंदरनगोर करके और एक सिटी इन्होंने डेवलप करवाई, ठीक है। अब समय के साथ में क्या हुआ कि इनके ब्रिटिशर्स के, अपने डच के साथ में इनके झगड़े हुए, फाइटिंग हो रही थी। तो 1693 से लेके 1697 तक डच लोगों ने ऑक्युपाई करके रखा था। क्या? 1693 से 1697 तक डच लोगों ने ऑक्युपाई करके रखा था पौंडीचेरी। पौंडीचेरी उनके हाथ में चला गया। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि फ्रेंच की जो कंपनी थी, फ्रेंच कंपनी वॉज रन बाय द गवर्नमेंट बोल, या फिर वहां का जो किंग था लुई, ये लोग रन करते थे। ईआईसी क्या थी? प्राइवेट एंटिटी थी। वो क्या थी? वो गवर्नमेंट थी। इसीलिए क्या होता था, राजा जब झगड़ा करता था तो बहुत सारा रेवेन्यू उनके झगड़े में चले जाते थे, इनको मिलती नहीं थी। ईआईसी में क्या था? ईआईसी अपना रेवेन्यू अलग निकालती थी, राजा का रेवेन्यू अलग रहता था, इनको वो टैक्स देती थी, वो अपना पैसा खर्चा करती थी। इसीलिए फ्रेंच को बहुत बार लॉस भी हुआ। समय के साथ क्या हुआ, इन्होंने यूरोप में जितने भी वॉर हुए है ना, और कंपनी बहुत वीक हो गई। फ्रेंच के इंग्लैंड के साथ में बहुत वॉर चल रहे थे। हुआ क्या कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो चल रहा था, कहां पे? अमेरिका में। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका लड़ रहा था, और अमेरिका किसके अगेंस्ट लड़ रहा था? अमेरिका लड़ ही रहा था ये इंग्लैंड वालों के अगेंस्ट। अब इनके अगेंस्ट जब वो लड़ रहा था तो इसकी खुन्नस थी इंग्लैंड वालों के साथ में, और उनकी खुन्नस थी। तो उनकी खुन्नस होने की वजह से फ्रेंच वालों ने क्या किया, फ्रेंच वालों ने वहां के जो नेटिव थे, 13 कॉलोनीज जो थी अमेरिका की, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के वक्त बताऊंगा ये, उनको सपोर्ट किया। उनको सपोर्ट करने की वजह से इनका कोई लेन देन था क्या? नहीं। लेकिन जस्ट बिकॉज दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त बोल के इन्होंने झगड़े किए, इनका पूरा सामान खाली हो गया उधर। और उसी के सारे जो झगड़े थे, अपन कर्नाटिक वॉर जब पढ़ेंगे, वहां पे युद्ध जीतते थे, डील में, ट्रीटी में कर्नाटक जीते थे, लेते थे। कर्नाटक में जीते, वहां पे डील होती थी। 1720 में इनकी कंपनी थोड़ी बहुत रिवाइव हुई, और 1740 में, ये नाम याद रखना, कर्नाटिक वॉर में तुमको ये बहुत काम में आने वाला है, जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। क्या बोला मैंने? जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले, ये गवर्नर बन के आया इंडिया में, फ्रांस का, फ्रेंच का, ठीक है, गवर्नर जनरल।
और ये जब गवर्नर जनरल बन के आया तो एक गवर्नर जनरल कैसे रहता है इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें तब समझेगा। हाँ, और इंग्लैंड सक्सेसफुल होने के रीजन क्या बताया मैंने? सबसे पहला उनके आगे पार्लियामेंट्री सिस्टम था। ध्यान से समझना, ये रीजन तुमको पूछे जाते हैं, तुम्हारे है स्पेक्ट्रम में, लेकिन मैं तुमको ब्रीफली समझा रहा हूं। व्हाई इंग्लैंड बिकम सक्सेसफुल और इमर्ज्ड एज द सक्सेसफुल किंगडम टू रूल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। निकले तो ये भी थे, लेकिन इंग्लैंड भी सक्सेसफुल, ऐसा कहते थे कि इंग्लैंड का परचम कभी सूर्यास्त नहीं देखता। मतलब दुनिया में उस जगह पे थे वो, हर उस जगह पे थे जहां पे कभी ना कभी सूर्योदय रहेगा। अगर इंग्लैंड में रात है तो इंडिया में रहेगी, इंडिया में रात है तो ऑस्ट्रेलिया में दिन रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ रहेगा। लेकिन वो उन्होंने कभी रात नहीं देखी, ऐसा बोलते थे। सबसे पहला रीजन, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या बोल रहा मैं? ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट एंटिटी थी, नॉट रन बाय द स्टेट, स्टेट रन नहीं थी वो। दूसरा, इनकी बैंकिंग सिस्टम बहुत तगड़ी हो चुकी थी। क्या समझ में आ रहा? उस समय भी इनके पास में बैंकिंग सिस्टम थी, तो इनको लोन, कर्जा मिलता था। तीसरा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, खतरनाक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड वहां की पार्श्वभूमि है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के पास में कोयले की खदानें बहुत थी और इनका साइंटिफिक टेम्पर भी बहुत था। अब वो कैसे हुआ? जब तुम्हारे पास में पार्लियामेंट स्ट्रांग होती है ना, और जब तुम्हारे यहां पे बिजनेस और इसको अलग कर दिया जाता है। सी, बिजनेस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ अ गवर्नमेंट, ऐसा वर्ड, एक ऐसे कहावत है। जैसे तुम एयर इंडिया के ऊपर काम कर रहे हो, एयर इंडिया तुमको नहीं चलाना है भाई। अगर एयर इंडिया में गवर्नमेंट ही चलाएंगी तो गवर्नमेंट बाकी चीजों पर कैसे काम करेंगे? गवर्नमेंट को यह देखना है कि तुम्हारी इकोनॉमी स्मूथली रन करे ताकि बिजनेस रन कर सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था? उधर का क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे इसलिए हुई क्योंकि वहां की पार्लियामेंट सेपरेट हुई। समझ में आ रहा है? वहां की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट सेपरेट होने की वजह से उनको एक एडवांसमेंट, एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल गया। तीसरी चीज, नो रिलीजियस इंटरफेरेंस। इन्होंने क्या किया, जितने भी रिलीजियस चेंजेस करवाने हैं इन लोगों को, वो लेके जाने वाले सब हिंदुस्तानी ही थे। वो सारे के सारे कौन थे? वो सारे के सारे भारतीय लोग ही थे। जैसे कि कौन कौन लेके जाता था? राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा बंद करवा दो, बोले ठीक है करवा देंगे। तो उसके वजह से इन लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज कौन सा मिला कि डायरेक्टली अंग्रेजों का नाम नहीं आता था चेंज करवाने में, और ये लोग कन्वर्जन वर्वर्जन में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कन्वर्जन में कौन ध्यान देता था? पोर्तुगीज लोगों ने अच्छा खासा कन्वर्जन कराया, मतलब ऐसा जम के, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, इनका जो कन्वर्जन का रेट था, और इनको रिलीजन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना था, इनको अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देना था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी नेवल सुपीरियरिटी जबरदस्ती एज कंपेयर टू द अदर, ये ठीक है। इनकी आर्मी में डिसिप्लिन काफी था। और जब तुम 1857 का युद्ध या फिर कोई भी बड़े बड़े युद्ध जब तुम देखोगे, उस समय भी तुम्हें दो चीज समझ में आएंगी कि जिस समय पे इन लोगों ने युद्ध करे तो इनका जो फर्स्ट लाइन वाला ऑफिसर जब गिरता था, इनके पास में सेकंड लाइन ऑफ ऑफिसर भी अवेलेबल रहते थे, कैप्टन्स अच्छे। ऐसा नहीं कि वो गिरा तो कोई है ही नहीं। 1857 में हमारा सबसे बड़ा खामी ये थी कि हमारे जब फ्रंट लाइनर गिरे, हमारे पास में सेकंड लाइनर कोई नहीं था। आप 1857 में देखेंगे अभी पहुंचने के 57 में, ठीक है। अब तुमको एक चीज और समझनी होगी कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कंट्री में धंधा करने के लिए डेनिश लोग भी आए थे। डेनिश यानी कौन? हाँ, इनको डेन्स बोलते, ये भी आए थे, द डेन्स। सेरमपुर या श्रीरामपुर जो है, यहां पे इनका हेडक्वार्टर था। कहां पे? श्रीरामपुर, कलकत्ता बंगाल के पास में श्रीरामपुर, ठीक है। और 1620 में ये लोग आए, 1620 में ये लोग आए। इन्होंने छोटा मोटा धंधा किया, ज्यादा बड़ा नहीं। ऐसे एयरसेल वेयरसेल नहीं आए थे क्या, छोटी छोटी कंपनी आई थी, वैसे छोटी मोटी कंपनी के तौर पे आए। और 1845 में
जो कुछ भी था बेच बाच के ये लोग निकल गए। नहीं, ज्यादा टाइम तक नहीं रहे, ज्यादा कुछ भी, जो कुछ भी था बेच बाच के कुछ नहीं। यहां तक समझा? अब इसके बाद में अपने को देखने युद्ध कैसे हुए। एंग्लो मराठा वॉर, कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार, है ना, ये सारे युद्ध भी अपने को अभी देखने। यहां तक समझा? ठीक है। अभी तुम्हारे यहाँ पे देखो अपन ने क्या पढ़ा, ये सब लोग आ चुके हैं। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, मराठाओं की कंडीशन और मुगलों की कंडीशन क्या थी। ठीक है, मराठा 2 लेसन हो गए, अभी अगले 2 लेसन में देखेंगे मराठाओं की कंडीशन, मुगलों की कंडीशन क्या थी। उसके बाद अपन देखेंगे युद्ध कैसे हुए। समझा? ठीक है।